सभी को नमस्कार। आज के इस हरियाणा और राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में हमारे मंचासीन, मंच पर विराजमान, कैबिनेट में मेरे साथी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम जी पटेल साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग श्री आनंद कुमार जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आलोक गुप्ता जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग श्री अभिजीत बनर्जी, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कपिल चंद्रपाल जी, मेरे सामने बैठे सभी अधिकारीगण और इस कॉन्क्लेव में जो अपनी सहभागिता निभाने के लिए और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं कि जो अपने आप में अगर इसके प्रति कोई सोचता है, कोई विचार भी रखता है, तो निश्चित रूप से वो प्रकृति प्रेमी है। वो अपनी प्रकृति को प्रेम करता है और ऐसे मौके पर आप सभी आए हैं। मुझे पता है कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव है और जुड़ाव होने के कारण आप अपना योगदान उसमें दे रहे होंगे। योगदान के साथ साथ हो सकता है कई बातों के बारे में हमें जानकारी है भी, कई के में नहीं भी होगी, लेकिन आने वाले समय के लिए इस प्रकृति को हम सुरक्षित करके जाएं, ये निश्चित रूप से आपके मन में ललक होगी। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि इसके बारे में सोचने के लिए, क्योंकि जिनको आवश्यकता है, सभी को आवश्यकता है, लेकिन सोचने के लिए हम कितना समय निकालते हैं, उस पर विचार करके हम कितना अमल में लाते हैं, अमल में ला करके हम उसको, हमारी बात को कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, आज आवश्यक है। मैं देख रहा था कि आप सभी लोग जिस तन्मयता के साथ आपने फिल्में भी देखी और आप जब आनंद जी और जोगाराम जी बात रख रहे थे तो आप सुन रहे थे, इसलिए मैं आपके मन को भांप सकता हूं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर विभिन्न कार्यक्रम इसके लिए आयोजित किए। लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम में आप सब यहाँ पधारे हैं। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और आम जन को, जैसा मैंने कहा, जागरूक करना, ये हमारा बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि आपने देखा है कि हमारा पर्यावरण हर व्यक्ति के जीवन के लिए कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन इसी से चलता है और हम छोटे से लालच के कारण हम अपने जीवन को, आने वाली पीढ़ी के जीवन को, आमजन के जीवन को दूषित करने का काम कई हमारे
लोग करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। और इसमें अगर आप छोटा सा एक कोई भी अपने मन के अंदर भाव लेकर के अगर बैठेंगे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, तो ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक होगा। इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित पर्यावरण कॉन्क्लेव केवल विचार विमर्श नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को दिशा देने का अवसर है। यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। और ये घर से प्रारंभ होती है, घर से प्रारंभ होती है। और इसको आप जितना सोचना चाहें, जितना ले जाना चाहें, ये बहुत सोच सकते हो, बहुत विचार कर सकते हो और उस पर अमल भी कर सकते हो। और छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम उनको जिम्मेदारी से पूरा करेंगे तो एक हम समाज को दिशा दे पाएंगे। जहां हम विकास और पर्यावरण के संतुलन पर ठोस संकल्प के साथ आगे बढ़ने का मार्ग तय करते हैं। पर्यावरण संरक्षण भारत और राजस्थान की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारे लिए प्रकृति कोई साधन भर नहीं, बल्कि माता के समान पूज्य है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि पर्यावरण के बिना कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने कानून नहीं बनाया, उन्होंने एक अवधारणा बनाया। अगर कानून बनते हैं तो कानून पर पालन कराने के लिए कोई दूसरी शक्ति लगानी पड़ती है, लेकिन जब समाज की अवधारणा बनती है तो उसके लिए वो हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाती है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह का एक आंकलन किया है, क्योंकि हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम धरती माता को भी पूजते हैं। हम अगर आप देखोगे तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं। ये आप अगर परिदृश्य देखोगे तो कई देश तो अब आए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने ये कितने पहले से इस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया है। आप देखते हैं कि जब भी कोई नया घर बनाता है तो ये पहले से ही है कि उसमें एक पौधा लगाना चाहिए। नया घर बनता है तो उसमें पौधा लगाते हैं। अपार्टमेंट होता है तो उसमें कोई ना कोई गमला लेकर के प्रवेश करते हैं। पहले दिन जब प्रवेश करते हैं तो इसको शुभ नहीं मानते क्या? आप देखिए उसको किस तरह से जोड़ा है। और इसलिए मेरे भाई बहनों में कहना चाहता हूं कि आप अगर देखोगे तो वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं, नदियां हमारी जीवनदाता हैं। वृक्षों में देवताओं का वास माना जाता है। अगर अनुभव करोगे तो माना ही जाता नहीं है। इसको कोई जुटला नहीं सकता। पानी के बिन कोई जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। शायद आप के मन में यह कल्पना हो या नहीं हो, लेकिन मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान में देखते हैं, भूत में भी सोचना चाहिए कभी कभी और भविष्य को सजोना चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस पर्यावरण को बचाने के लिए कितना कष्ट सहा। मैं कहीं बात होती है तो मैं कहता हूं, उन्होंने हमारी जमीन को बचाने के लिए कितने कितने कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने ऐसी चीजों का उपयोग नहीं किया जिससे हमारी जमीन खराब हो। उन्होंने जो वृक्ष हमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, हमारे जीवन को
सहारा देते हैं, उनको अभी कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया और उन वृक्षों को काटने का काम उन्होंने नहीं किया। यह स्पष्ट है कि अगर इस समाज को चलाना है, आगे हमारे जीवन को चिरंजीवी बनाना है, आने वाली पीढ़ी को चिरंजीवी बनाना है, तो हमें आवश्यक रूप से इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारे पूर्व पहले ही समझ लिया था कि जीवन की निरंतरता, जो हमारी निरंतरता है, वो प्रकृति के संरक्षण पर ही निर्भर होती है। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। यही कारण है कि हमारी परंपराएं, उत्सवों, लोक जीवन में प्रकृति के प्रति सम्मान गहराई से रचा बसा है। हमारा उन्होंने ये देखा तो उन्होंने कहा कहीं इसको नुकसान नहीं हो, हमारी प्रकृति को। उन्होंने उसको संरक्षण करने के लिए किस तरह के उपाय किए हैं कि हम वृक्षों को पूजने जाते हैं, शादी होती है तो वृक्ष पूजने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी जानते होंगे, गांव में जब शादी होती है, जो सबसे, जहां घर का कचरा हो, रास्ते का कचरा हो, गांव का कचरा हो, वो जो कचरा जिस स्थान पर जाता है, शादी में सबसे पहले उसी को पूछते हैं कि नहीं पूछते? अरे पूछते हैं कि नहीं पूछते? घूरा जिसको कहते हैं, उसे पूजने जाते हैं कि नहीं जाते? उसका कारण यही है कि उसको ठीक प्रकार से एक स्थान पर रखें, जैसे ही वो उसे खत्म हो जाए, उनको प्रकृति के साथ उसको खेतों में काम लें और वो हमारे खेत में एक खाद के रूप में काम करता है, उसका भी उपयोग हम करते हैं। राजस्थान की धरती तो पर्यावरण के दिए गए सर्वोच्च बलिदानों की साक्षी रही है। मां अमृता देवी ने अपनी बेटियों सहित 300 से ज्यादा कुर्बानी इस पर्यावरण को बचाने के लिए, ये राजस्थान की कहानी है, कहीं और की नहीं है। और आज उसका हर साल मेला भी लगता है हमारे खिजड़ी के बलिदान का। ये केवल इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि मानवता के लिए संदेश है, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के लिए अपने सिर कटाने का भी काम किया। यह चेतना आज भी हमारी नीतियों और कार्यों के मार्गदर्शन करती है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसे गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, और ये इसलिए कर रही है कि हमने ध्यान नहीं दिया। अगर ठीक प्रकार से ध्यान देते तो बहुत बड़ा काम होता। ऐसे समय में स्पष्ट है कि विकास और पर्यावरण को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। राजस्थान सरकार का दृढ़ विश्वास है कि टिकाऊ विकास तभी संभव है जब वह पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम ताल करे। इसी सोच के साथ हमने पर्यावरण संरक्षण को सरकारी कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान दिया है। हमने जल संरक्षण हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए आपने देखा होगा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से हमने पारंपरिक जल स्रोत के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशय की स्वच्छता का जन सहभागीदारी से जोड़ने का काम किया। और मैं कह सकता हूं जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हमने लिया था, वो राजस्थान के अंदर एक सफल अभियान साबित हुआ, जो हमारे गांव के तालाब से लेकर के, पोखरों से लेकर के, हमारे जल संरक्षण के जितने भी हमारे एनकट वो थे, उनको संभाला। तो बारिश के बाद वो सभी के सब लबालब हो गए, सभी फुल हो गए। उसका लाभ हमारे राजस्थान को मिला। इसके साथ साथ जो हमने वृक्ष लगाए थे, उन वृक्षों को भी वो जीवनदानी साबित हुए, क्योंकि अगर पानी में रुका तो वृक्षों को पानी भी मिला। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो भी बहुत बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरक्षण को सरकारी फाइलों से निकालकर जनता के जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि यह हर नागरिक जल के महत्व को समझे और उसके संरक्षण में सहभागिता निभाए। इसे हम अगर दूसरा हम काम लें तो जोगाराम जी चर्चा कर रहे थे, कर्म भूमि से मातृभूमि। राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा काम हुआ है और यह सरकार ने नहीं किया। यह काम किया हमारे जो प्रवासी भाई जो हमारे राजस्थान से बाहर रहते हैं, कोई गुजरात के अंदर रहते हैं, महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं, बंगाल के अंदर रहते हैं, तेलंगाना के अंदर रहते हैं,
उन सभी भाइयों ने जुड़ करके, और इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके विजन ने और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी ने जो जिसको पूरी तरह से उनके नेतृत्व में यह आगे बढ़ा। और हम राजस्थान नहीं, इसमें हम सूरत के अंदर हम 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, उनकी उन्होंने पूरी स्टडी की। दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई, मेरे से उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम चलने वाला है। मैंने भी 2 मीटिंग जयपुर में करके फिर मैं सूरत गया। उन्होंने 40,000 गांव की सूची बना करके कि उनमें कहाँ आवश्यकता है जल संरक्षण के लिए वाटर रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाने की, उन्होंने पूरी स्टडी की और वो काम प्रारंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हमारी जमीन में पानी होगा तो निश्चित रूप से हमारे वृक्षों की संख्या ज्यादा होगी, हमारे वृक्ष भी उसमें लगेंगे। हमारा पानी अंदर होगा तो समय पर उस पानी को हम उपयोग के लिए निकाल भी सकते हैं। हमारे इस तरह के स्ट्रक्चर उसमें बने, उन स्ट्रक्चरों को बनाने का काम किया। हमारे प्रवासी राजस्थानियों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत लगभग 16,000 से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए। और हमारे छोटे छोटे जो हम बनाते हैं जिससे वाटर रिचार्ज होता है, ऐसे तो काफ़ी बनाए गए थे, 2-2.5 लाख के लगभग बनाए गए, जिनको एनीकट के माध्यम से उनको छोटे छोटे गड्ढा खोद करके उनमें भाटा डाल करके जिससे वो पानी उनको रिचार्ज करने से काफ़ी कुछ बनाए गए। और आने वाली बारिश में ये संख्या बढ़कर के लगभग 50,000 हो जाएगी। आज भी उसके लिए राजस्थान के अंदर कम से कम 20-25 मशीनें चल रही हैं। वो एक दिन में 3-4 कर देते हैं, कहीं जहाँ अंदर पत्थर होता है, पहाड़ होता है, उसमें कम कर पाती हैं। पूरा कार्यक्रम, पूरे राजस्थान का कार्यक्रम कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर चल रहा है। जहाँ आवश्यकता है जो बताते हैं वहाँ जाते हैं और उसको करते हैं। हम सरकार से इतना उपयोग लेते हैं कि कलेक्टर को कह रखा है कि आप उनको जहाँ वो करना चाहें उनको करने दीजिए और उनका सहयोग करें, बस इतना काम है। अपनी मशीन न है उनकी, पाइप डालने की व्यवस्था है तो खुद स्वयं पाइप डालते हैं, खूब स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें खूब उसको बना करके रिचार्जिंग का हमारा जो ईंटों से एक पुलिया टाइप बनाने का काम करते हैं वो भी वही खुद बना रहे हैं। सरकार को सिर्फ निगरानी करनी है कि कितने उसके बन रहे हैं। और मैं कह सकता हूं इससे ये अभियान जुड़ाव के साथ जिम्मेदारी का संदेश देता है और ये सुनिश्चित करता है चाहे कोई वो जहां भी रहे अपनी मातृभूमि के प्रति उसका दायित्व बना रहे। और वो कहते हैं, उन्होंने जो आप कहा कि हमने पहली साल में 7 करोड़ पौधे लगाने का अभियान लिया था, उसमें ज़्यादा लगे हरियाणा राजस्थान एक पेड़ माँ के नाम। दूसरी साल हमने 10 करोड़ का अभियान लिया, उसमें भी हमारे लगभग 11.5 करोड़ से ज़्यादा उसमें लगे। लगभग अभी तो हम अगर करेंगे तो लगभग 20 करोड़ के लगभग हमारे छोटा मोटा करके पहुंच रहे हैं वो। लेकिन उसमें भी उनकी बहुत सहभागिता रही है। वो अपने गांव आए, दूर से चल करके वो गांव आए, अपने गांव में पहुंचे और अपने गांव में अपनी माँ के नाम का पेड़ लगा के गए, अपने पिताजी के नाम का भी पेड़ लगा के कर गए। क्योंकि उन्होंने कहा कि साहब हमने हमारी माता जी देखी है लेकिन हमारी दादी जी दादाजी नहीं दिखे, तो उनके नाम के भी कोई 5, कोई 10, कोई 20 पेड़ लगा करके गया है। और उनकी परवरिश करने की जिम्मेदारी भी उन हमारे प्रवासी भाइयों की है, वो भी उन्होंने किया है। इससे बहुत बड़ा काम हमारे राजस्थान के अंदर हुआ है, क्योंकि वो अपनी मातृभूमि के प्रति उनका दायित्व निभा रहे हैं। हम सिंचाई के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर तकनीकी को बढ़ाकर जल संरक्षण की दिशा में भी बड़ा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हम पानी को बचाने के लिए हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम नहाने के लिए बैठते हैं तो आजकल बाल्टी और लोटा तो निकल गया उसमें से, मग्गा बाथरूम में से वो तो चला गया। अब तो सीधा खोलिए और सीधा नहाइए। मेरे भाइयों, आपने देखा कभी, अरे मेरे गांव के साथी होंगे कई जो कुएं से बाल्टी पानी खींचकर नहाते थे। कोई 1-2 होते थे तो 4-6 बाल्टी निकालते, नहीं 2 बाल्टियों में काम हो जाता था आराम से, तो हमारा जल बचता था उससे।
आज अगर इसको वैसे ही पानी को फैला दें, उसका उपयोग नहीं हो पाए, अरे उपयोग तो हम एक बाल्टी में भी कर सकते हैं, बड़ी बाल्टी है तो उससे भी कर सकते हैं, नहीं उससे काम नहीं चलेगा। मग्गा भी चला गया, लोटा भी चला गया, अब तो सिर्फ खोल दीजिए, नहा लीजिए। उस पानी का कितना दुरुपयोग होता है मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और कई लोगों को तो हम देखते हैं कि आराम से उसमें बुर्स लगाते हैं और चलता रहता है और नल खुला रहता है। कई शेविंग करते समय नल खोल देते हैं और बात चलता रहता है और आराम से बात भी करते रहते हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है। पानी, अरे भाई अनमोल है, पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है मेरे भाइयों, पानी का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए पानी का संरक्षण करना हर व्यक्ति का काम है, हर व्यक्ति का काम है। आप अपने घर में ही देख लिए, पहले हमारी माता मैंने, आज नल खोला, बर्तन मज रहा है, साबुन लग रहा है, उसमें कर रहे हैं, साफ हो रहा है, जब तक वो, और वो डिटर्जेंट वाले भी होशियार हैं, उसमें चिकना लगाते हैं ज्यादा, जिससे कितना पानी उसका जाए, कितना करे। मैं आपको वास्तविकता कह रहा हूं। गांव में हमारी माता मैंने राख होती थी, उस राख से बर्तन साफ करते थे, पानी का उपयोग तो बहुत कम होता था। हम कह रहे कि पानी नीचे क्यों जा रहा है? अरे भाई पानी नीचे नहीं जा रहा है, हम पानी का दोहन हम ज्यादा कर रहे हैं। अब वो हमें आइडिया नहीं है कि पानी का दोहन हम ज्यादा कर रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है। सरकार कितना भी आंकड़ा लगा ले कि एक परिवार के लिए कितना पानी चाहिए, आप उससे 1.5 गुना 2 गुना पानी यूज करते हैं। हमें इसमें सोचना पड़ेगा। एक तरफ पानी खूब है, एक तरफ पानी नहीं है। आपने कई जीव जंतुओं को देखा होगा, नल अगर खुला रह जाए, टप टप होती है, तो वो टप टप के लिए, एक बूंद के लिए वो कितनी देर खड़ा रहता है, क्योंकि उसके हलक में प्यास रहती है। उस जीव के तड़पन को हमें हमारे अंदर उतारना होगा कि ये तड़पन उसकी कैसी है, इसको हमें क्या करना है। लेकिन मैं इस बात को कहूंगा तो कई लोग तो मजाक मानेंगे कि क्या पानी की बात कर रहे हो, पानी की क्या कमी है। मेरे मित्रों, यह आपने इतिहास में भी पढ़ा है कि अगला युद्ध किसके लिए होगा, है कि नहीं है? और धीरे धीरे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप, पानी की क्या स्थिति हो रही है। ये मजाक नहीं है, इसको हमें गंभीरता से सोचना होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में हमें घर से स्टार्ट करना होगा। हरियाणा राजस्थान के तहत हमने लगातार, जो मैंने बताया, 2 साल के अंदर हम लगातार पौधे लगा रहे हैं। और ये हम नहीं कहते, क्योंकि सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कितने % जिंदे रहते हैं, पहले 60%, 50% कितने रहते थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर 90-95% से ज्यादा पौधा जीवित है राजस्थान के अंदर। यह मैं इसलिए कह सकता हूं, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उसमें हमारा कोई ज्यादा वो, क्योंकि 2 साल से जो बारिश हो रही है और जल संरक्षण के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, ये उसके कारण हो रहा है, जिससे कि हमारे पेड़ जिंदा हैं। 2 साल से अच्छी बारिश हो रही है, और वृक्ष के लिए बारिश चाहिए, पानी चाहिए, इसलिए उसका फायदा भी हमें मिल रहा है। और इसीलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित ये प्रयास जन भागीदारी का सशक्त उदाहरण बन चुका है। और हमारे कई लोगों ने तो डेली पेड़ लगाने का अभियान छेड़ रखा है, वो डेली एक पेड़ लगाते हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं, आपने जीवन में जहां भी जाएं, एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगा करके आए। वो आपकी यादें ताजा होती रहेंगी। अगले दिन जब उस गांव में जाओगे, उस स्थान पर जाओगे, उस धार्मिक स्थल पर जाओगे, तो आपको और कुछ ध्यान रहे नहीं रहे, लेकिन आपके एक पेड़ जो मां के नाम लगाया है, उसकी आपको जरूर ध्यान रहेगा, और उस पर आप अपना ध्यान भी ले जाएंगे, तो उसे देख कर भी आएंगे। इसलिए इस अभियान से जुड़ करके आपको काम करना है, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। इसी तरह पंच गौरव के तहत हम हर जिले में एक वनस्पति की प्रजाति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। पर्यावरण शासन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने नीतिगत बजटीय स्तर पर ठोस कदम उठाए हैं। ग्रीन बजट का प्रावधान कर जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया गया है। क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030
क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना जैसे प्रयास विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वायु प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश में सशक्त वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र और मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। अलवर और भिवाड़ी में आधुनिक एयर वार्निंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। उद्योगों से अपेक्षा की गई है कि वे क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाकर प्रदूषण नियंत्रण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत को अपनाना आज समय की मांग है। इसी उद्देश्य से सर्कुलर इकोनॉमी की इंसेंटिव स्कीम 2025 लागू की गई है। ई वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अधिकृत इकाइयां कार्यरत हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है और रिवर्स वेंडिंग मशीनों के माध्यम से प्लास्टिक संग्रह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कई जगह तो अच्छा काम इसके लिए हुआ है। युवा और उद्योगों की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ग्रीन स्टार्टअप अनुसंधान नवाचार को प्रोत्साहित कर रही है ताकि राजस्थान ग्रीन इनोवेशन हब के रूप में उभरे। मैं राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का एक ऐसा राज्य है जहाँ वर्ष में है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा कम होती थी, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल से हो रही है तो ऊपर वाला कहेगा हम तो खूब वर्षा कर रहे हैं, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि वर्षा कम हो रही है। तो 2 साल से अच्छी वर्षा हो रही है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इधर तो इंद्र भगवान की मेहरबानी है और इधर सूर्य भगवान की भी मेहरबानी हमारे ऊपर है। सूर्य भगवान की भी मेहरबानी है और हमारे पास प्रचुर मात्रा में जमीन भी है। तो इस प्राकृतिक उपलब्धता का प्रभावी उपयोग करते हुए राजस्थान ने सौर ऊर्जा को अपने ऊर्जा विकास का प्रमुख आधार बनाया है। यह बहुत प्रमुख है हमारा, जिससे पारंपरिक और प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है। वर्तमान में 22,860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यह उपलब्धि न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आकर पर्यावरण संरक्षण को सीधा लाभ मिला है। किसानों को सस्ती, स्वच्छ और निरंतर बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 2,272 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है। इससे डीजल और पारंपरिक बिजली पर निर्भरता घटी है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है। और हम अगर कुसुम योजना के अंतर्गत कुसुम ए में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, जबकि कुसुम सी में हम तीसरे स्थान पर हैं। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार का प्रत्यक्ष लाभ ये हुआ है कि प्रदेश में 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना हमने प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि हमने किसान से कहा था कि 2027 में हम आपको किसानों के लिए दिन में बिजली देने का काम करेंगे, और अब आप देख रहे हैं 25 में हमने किसान को 22 जिलों में हमने दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है, जो किसान को दिन में बिजली मिल रही है। सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता घट रही है और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी घटा है, और ये राजस्थान जैसे जल अभाव वाले राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, क्योंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से हम किस तरह से उसको मजबूत कर सकते हैं। और ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये हम धीरे धीरे हमारी सारी व्यवस्थाओं पर अगर ध्यान देंगे तो राजस्थान देश का सबसे सुरक्षित पर्यावरण वाला हमारा प्रदेश रहेगा। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति
हमारी माता है और माता का सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व भी है। यही भावना हमारी नीतियों और अभियानों को प्रेरणा है। हमें आपके सहयोग की जरूरत है, क्योंकि नागरिक जागरूक ना हो, युवा सहभागी ना बने, उद्योग जिम्मेदारी ना निभाएं और प्रशासन संवेदनशील ना हो तो सफलताएं प्राप्त नहीं हो सकती हैं। अगर हम सब जागरूक होकर के उस क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और इसलिए आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर आज हमें सरकार के कार्यक्रम से आगे बढ़कर जन आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम अगर कदम बढ़ाएंगे तो लोगों के मन में यह विश्वास होगा। आप अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति कहता है तो लोग उसकी मानते हैं। और आप मेरे सामने जो लोग बैठे हैं वो लोग हैं, समाज में आप लोगों की मान्यता है, समाज में आप लोगों की स्वीकार्यता है। आप इस अभियान को लेकर के चलेंगे तो समाज आपकी सुनता है। समाज में अगर आप ये बात रखेंगे तो समाज के लोग आपकी बात को ध्यान देंगे और उसका अमल भी करेंगे। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सब लोग इस क्षेत्र में आप जागरूकता के साथ आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं उद्योग जगत, युवा साथियों, प्रशासन और प्रदेश की जनता को आह्वान करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण को केवल सरकारी जिम्मेदारी न माने बल्कि अपना व्यक्तिगत संकल्प माने। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी देश का अग्रणी राज्य बनाएं। यह मुझे आप सभी से अनुरोध करना है। निश्चित रूप से आप सभी अमल करेंगे। अगर राजस्थान के मैं विकास की बात करूं तो राजस्थान 2 साल के अंदर हमने हर क्षेत्र में काम किया है। जब राजस्थान में 2 साल पहले हमारी सरकार बनी थी तो हमने एक रोड मैप बनाया था। और वो रोड मैप हमने ये बनाया कि राजस्थान में आवश्यकता सबसे पहले किस बात की है। हमने देखा पहले सबसे पहले राजस्थान को रेगिस्तान कहा जाता है, राजस्थान को ये कहा जाता है पानी नहीं है, इसलिए हमने पानी के क्षेत्र में काम किया। और आज मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि राजस्थान ने 2 साल के अंदर पानी के क्षेत्र में जितना काम किया है, चाहे हमारी ERCP योजना हो, रामसल जल सेतु योजना, उसके लिए लगातार हमने काम किया। पिछली बार 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और आज 26,000 करोड़ रुपए के काम हमारे प्रारंभ हो गए हैं। इसी तरह से हमारे शेखावाटी के लिए यमुना का पानी मिलना, उसका MOU हो गया और DPR उसकी बन रही है। आने वाले दिनों में उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे महाराज गंगा सिंह जी ने 1925 में गंगा नहर इंदिरा गांधी ने जो निकाली थी, उसके संरक्षण के लिए भी हमने काम किया। और आपने देखा उनको 100 साल हुए थे 25 नवंबर को 100 साल हुए थे, तो हमने 5,000 करोड़ रुपए दे करके उसको हमने तुरंत उसका हमने शिलान्यास किया कि इसका जो काम है जो अधूरा रह रहा है या उसमें जो आवश्यकता है उस काम को भी करें, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और बाड़मेर, नागौर और जोधपुर के लिए उसका पानी मिल सके। उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हमने यही नहीं, हमारा नर्मदा का पानी हमारे सांचा और जालौर में कैसे आए, इसके लिए भी हम उनके लिए रिजर्वायर बना करके उसका काम को भी आगे बढ़ाया है। हमारा सोम कमलाम से जवाई बांध कैसे भरे, उसके लिए पाली, जालौर, सिरोही में पानी कैसे जाए, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। उदयपुर की हमारी देवास स्कीम थी, उसमें आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था। उसमें भी हमने टलन के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से उस पानी को भी नहीं अदर लिया है। उसमें पर्यावरण की स्वीकृति भी हमें मिल गई है। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसकी स्वीकृति मिल गई, तो उस पर भी काम प्रारंभ हो रहा है, जिससे वो पानी का उपयोग भी हम ले सकते हैं। चाहे हमारा माही डैम हो, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। राणा प्रताप सागर से हमारा चंबल का पानी बह करके जाता है, उसमें हमारी ब्राह्मणी नदी के माध्यम से हमारे राजस्थान को पानी कैसे मिल सकता है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। लगातार पानी के क्षेत्र में काम किया, कर्म भूमि से मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी हमारे ऊपर हो रही है, तो 2 साल से बारिश भी हो रही है, इसलिए हमारे बांध भी पूरे भर रहे हैं।
तो इसलिए हमारा पर्यावरण संरक्षण के लिए पानी की आवश्यकता उसको भी पूरा कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र हमारे, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि सूर्य भगवान की कृपा है, जमीन भी हमारे पास है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में तो दूसरी आवश्यकता थी राजस्थान के अंदर ऊर्जा की थी, उसमें भी लगातार हम काम कर रहे हैं। तीसरी आवश्यकता हमारे उद्योग की थी कि हमारे उद्योग लगेंगे तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, 8 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए, ये आपने देखा। हमारे प्रवासी भाइयों को जहां उनकी आवश्यकता है, जहां अपने गांव में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, जहां वो आते हैं, उनके लिए भी हमने अभी 10 दिसंबर को सम्मेलन किया और उनके बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, गौशाला हो, खेल मैदान हो, कोई भी ऐसा काम हो जो उनके माध्यम से राजस्थान के अंदर वो भी हो रहा है और वो भी बड़े खुश हैं और वो आ रहे हैं कि हमारे गांव में जाएंगे, हमको राजस्थान वालों ने याद किया है, वो भी हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है कि हमने 92,000 नियुक्तियां दे दी, 1,56,000 हमारी प्रक्रियाधीन है और आगे हमारी वैकेंसी निकल रही है, इसलिए युवाओं के उत्थान के लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, अगर हमारे 4 युवा किसान, महिला और गरीब मजदूर अगर इनके लिए काम करेंगे, इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा। हम इन चारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हम सबको मिलकर के, ये सामूहिक जिम्मेदारी है और एक दिन की जिम्मेदारी नहीं होती है। आपके मन में अगर ज़्यादा बात आए तो ये सोच लेना कि हमारे पूर्वज हमको क्या दे करके गए थे और हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं। अगर ये बात आपके मन में आ गई तो आप निश्चित रूप से हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि हम कितना काम कर रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा। पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसमें हमें हमारे को संरक्षित करके हुए हमारे आने वाली पीढ़ी को दे करके जाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें जुटेंगे और एक साथ मिलकर के, क्योंकि एक कदम आकर बढ़ाओगे तो 100 कदम बढ़ेंगे। आप अपने घर से प्रारंभ करोगे तो आप परिवार से निकलते हुए, गांव से, खेत से निकलते हुए आप बहुत बड़े क्षेत्र में निकल करके जाओगे। आपका एक छोटा सा संदेश इस देश और प्रदेश की स्थिति को बदलने का काम करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, निश्चित रूप से पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आयोजकों ने हमारे कार्यक्रम रखा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।